हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और हम लोग इसका कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्यों आया और कब आया। तो जो सबसे पहला सवाल है कि जावास्क्रिप्ट कब आया। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो 1995 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो भी एक कंपनी होती है नेटस्केप 2। अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कब लॉन्च हुआ या जावास्क्रिप्ट लॉन्च डेट, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आपके पास आता है कि जावास्क्रिप्ट, और ये नेटस्केप 2 के द्वारा डेवलप किया गया था। तो बेसिकली होता क्या था कि पहले जो वेबसाइट बनता था उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं होता था, तो वो बहुत ही ऑड टाइप का दिखता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अमेजन का वेबसाइट है जो कि बहुत ही पहले का वेबसाइट है। इसमें ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका जो लुक एंड फील है काफ़ी सिंपल है। मीन्स कि इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट है, इमेज है, और टेक्स्ट जो है वो हाइपरलिंक के फॉर्मेट में जो एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा रहा है। वहीं ये एप्पल का वेबसाइट है, ये भी कुछ ऐसी है। इधर इसका कुछ मेनू दिया गया है और इधर यहाँ इमेज के थ्रू कुछ डिस्क्राइब किया गया है एप्पल के बारे में। तो पहले का वेबसाइट ऐसी था। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, लोगों को और भी चीज़ें करना था वेब ब्राउज़र में, क्योंकि इंटरनेट का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रहा था। तो फिर जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन होता है और जावास्क्रिप्ट के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब आज अगर आप बात करें कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो वो हर जगह यूज़ हो रहा है। मतलब कि वेबसाइट से लेकर के डेस्कटॉप ऐप्स तक, यहाँ तक कि सर्वर के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नोड, उसका यूज़ करते हैं। और फ्रंट एंड के लिए आपको बहुत सारा फ्रेमवर्क मिलेगा, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, भी है। तो ये सब यूज़ किया जाता है। तो अगर आप अपना करियर एक वेब डेवलपर की तरह देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वेब डेवलपर बने, तो आपको जावास्क्रिप्ट देखना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में जावास्क्रिप्ट को समझा जाए, तो एक अगर वेबसाइट को देखा जाए तो उसमें जो मेन चीज़ें यूज़ होता है, मतलब जो क्लाइंट के साइड में होता है। कोई भी वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, तो ये क्लाइंट के साइड है, मतलब ये मेरे साइड है। और इसमें जो भी चीज़ दिख रहा है उसमें दो तीन चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जो हमें दिख रहा है, मतलब जो पार्ट हमें दिख रहा है, वो HTML है या तो CSS है। CSS इसके डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर इसका आप कलर साइज़ वगैरह देख रहे हैं जो गूगल आ रहा है, तो ये CSS के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे ये डिज़ाइन वगैरह आ रहा है वो CSS के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे जो चार्ट आ रहा है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है, लेकिन इसका जो कलर वगैरह है सब CSS के थ्रू आ जाता है। और जो इसको कंट्रोल करता है, जैसे कि अगर मैं कुछ लिखूँ और वो कुछ रिजल्ट दे रहा है, मतलब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उस पर ये कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो ये सब जो कंट्रोल है, मेनली कंट्रोल जावास्क्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा डिफिनीशन भी दिया गया है कि अगर कुछ भी एनिमेशन है, 2D 3D है वगैरह कुछ भी है, तो वो जावास्क्रिप्ट करता है। जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है जो मैंने बनाया, जैसे कि ये मेरा वेबसाइट है, मैंने नेक्स्ट.js पे बनाया है, और इसमें जो ये 3D कंपोनेंट बनाया गया है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना है डिज़ाइनिंग को लेकर के या कुछ इवेंट को लेकर के, तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब बात ये है कि हम लोग इस कोर्स में करने के वाले हैं। तो इस कोर्स में हम लोग ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि वेरिएबल, ऑपरेटर, फंक्शन, कंडीशन, लूप वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। तो जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर लेंगे जिसमें कि हम लोग अपनी पूरा जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल है उसको हम लोग रखने वाले हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर जावास्क्रिप्ट के नाम से बना लिया। आपका जो मैंने आप उसके नाम से बना सकते हैं। और इस फोल्डर को आपको किसी आईडी में ओपन करना होगा। मैं जो आईडी प्रीफर करता हूँ वो है VS कोड। VS कोड डाउनलोड आपको करना है तो आपको गूगल पे लिखना होगा डाउनलोड VS कोड, और उसके बाद आपको VS कोड का लिंक मिलेगा। यहाँ से आप इसको विंडोज़, मैक या फिर लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार जब ये डाउनलोड हो जाता है तो आपको इसमें कोडिंग करने में काफ़ी इजी होगा। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा main.js के नाम से। जो जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .js होता है। अगर हम लोग HTML का फ़ाइल जैसे अगर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं अगर index.html क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा .html होगा। अगर आप और किसी लैंग्वेज में जाते हैं, जैसे आपने C में प्रोग्रामिंग किया होगा, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा .c होगा। अगर आप पाइथन में कर रहे हैं तो .py होगा। तो इस तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक HTML का फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आप कोई सा भी HTML का जो फाइल होता है उसको आप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको एक HTML का डॉक टाइप होगा, HTML होगा, हेड होगा, बॉडी होगा, और लास्ट में HTML क्लोज रहता है। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा जाता है। तो ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, तो इसमें मैं HTML के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। बस आपको इसमें ये करना है कि आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है, और स्क्रिप्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको
src लिखना है। src सोर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है और उसमें जो आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल का लिंक होगा वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे main.js मैंने यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा कि ये जो हमारा फाइल है इसमें जो जावास्क्रिप्ट का ये हमने दिया, तो इस फाइल में अब जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड हो गया है। तो अगर मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखता हूँ तो वो इस फाइल के थ्रू हम लोग ब्राउज़र पे देख सकते हैं, क्योंकि जो ब्राउज़र है वो .html को दिखाएगा और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हमारा और सब प्रोसेस होगा वो सब हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने फोल्डर पे और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अभी जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट कंसोल वगैरह दिखेगा। अगर आपका जो ये वाला इंस्पेक्टर है ये अलग नहीं आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके साइड में कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अनडॉक करते हैं तो ये ऐसे फ्लोट होके आएगा। फ्लोट होके रखने से हमारा फ़ायदा ये है कि मैं इसको इधर साइड में रख सकता हूँ, इसको इधर साइड में रख सकता हूँ, और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं प्रिंटिंग की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ भी आपको कंसोल में प्रिंट करना है, यहाँ पे आपको कंसोल दिख रहा है, और इसमें अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा console.log। ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा जो फाइल होता है वो टेस्ट करना होता है कि हमारा सही से प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कंसोल का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे console.log हेलो लिखा तो हेलो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मैं थोड़ा बहुत एलिमेंट के बारे में बता दूँ। एलिमेंट पे आपका जो ये वाला कोड है ये आपको एलिमेंट पे दिखता है। जैसे ये जो आ रहा है हेड आ रहा है, हेड के अंदर जो भी चीज़ आ रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह ये एलिमेंट में दिखेगा, और जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको कंसोल में दिखेगा। तो हमारा यहाँ सिर्फ कंसोल से लेना देना होगा, हम लोग एलिमेंट को अभी कुछ नहीं करने वाले। और यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप, ये तो हमारा कंसोल में प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा जो फाइल है यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है तो मुझे लिखना होगा document.write। और अब मैं अगर यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे हाई देख रहे हैं, और अगर मैं इसको साइड में कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। अगर आपको डिफरेंट लाइन में जाना है तब ये यहाँ पे आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना है तो मैं यहाँ पे जो HTML का टैग होता है BR उसको अगर लगाता हूँ और जो हाई है फिर से मैं प्रिंट करता हूँ तो ये दूसरे लाइन में आ रहा है। मतलब यहाँ जो document.write है उसके अंदर आप HTML का टैग वैग प्रिंट करके आप उसको भेज सकते हैं। तो ये टोटल प्रिंटिंग का हो गया। अब हम लोग कमेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कमेंट करना है तो आपको ऐसे डबल स्लैश लगाना होगा, जहाँ भी आपको कमेंट करना है उसके आगे आके आपको डबल स्लैश लगाना होगा। अगर मल्टीपल लाइन आपको कमेंट करना है, जैसे मैंने 2 लाइन कमेंट किया, अब मैं यहाँ पे आके अगर इसको वापस से लोड करता हूँ तो हमारा 2 जो है वो ऊपर वाला चला गया, अब नीचे वाला 2 है। अब मुझे मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो मुझे क्या करना होगा कि एक फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार देना होगा, और उसके नीचे का जितना लाइन होगा सब कमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ तक मुझे कमेंट करना है सिर्फ BR तक तो मैं फिर से स्टार और ये वाला आगे का स्लैश दे दूँगा तो एक लाइन कमेंट हो जाता है। अब जैसा देख रहे हैं कि ऐसा आ गया। तो ये जावास्क्रिप्ट का कमेंट और प्रिंटिंग के बारे में था। अगर आपको एरर प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर लॉक की जगह आपको एरर प्रिंट करना है, जैसे कई बार होता है कि आपने कंडीशन लिखा फिर दूसरी जगह आपको एरर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ। और अगर मैं सेव करके इसको रिलोड करूँगा तो एरर रेड में आ जाएगा, और यहाँ पे main.js फाइल में यहाँ पे एरर प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में अपने एरर नहीं तो मैसेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करना है तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है और उसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में किसी 2 नंबर का सम करना चाह रहे हैं या उसे डिवाइड करना चाह रहे हैं या आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टोरिंग मैकेनिज़्म चाहिए होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर को सम करना चाहता हूँ, एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 20 है, और जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो 30 आएगा। अब इसको मुझे करने के लिए मुझे चाहिए होगा कि इसको स्टोर करने का कोई मैकेनिज़्म हो, तो वो वेरिएबल के थ्रू किया जाता है। अभी जैसे अगर मैं पहला नंबर हमारा 10 था तो मैंने वैर फर्स्ट दे दिया। फर्स्ट एक अजम्पशन है कि जो 10 जो पहला डिजिट होगा उसको मैंने एज ए फर्स्ट डिनोट कर दिया, और उसको स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल का यूज़ किया। और ठीक सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे सेकंड कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि
ये जो हमारा दो नंबर है वो मैंने दो वेरिएबल में रख दिया, और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को var से दिखाया जाता है। ये 2015 तक था। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के नाम पे लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी var का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो आप सपोज़ करिए कि हमारे पास दो नंबर है और इसका हमें सम दिखाना है, तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया और उसको सम दे दिया। और जब यहाँ पे मैंने सम दिया और जब मैं इस सम को प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अगर इसको मुझे कुछ वैल्यू देना होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ कि सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इसका जो सम है वो एग्जैक्टली 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो वेरिएबल है वो नंबर को ऐड करने के काम में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर का टाइप पास किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम वेरिएबल में कुछ स्ट्रिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोर्स लिखा तो कोर्स मैं जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको देखूँगा, इसको प्रिंट कराऊँगा तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और 30 दोनों प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, मेरा मतलब है कि मैंने कोर्स लिखा और यहाँ पे सम लिख दिया, तो भी सही आएगा, ये सही आ रहा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोनों को कॉन्कैनेट करूँ, मेरा मतलब है मुझे ऐड करूँ, तो ये कुछ ऐसा आता है। मतलब जावास्क्रिप्ट 30 ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे सम को हटा के अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूँ तो ये ऐसे कंबाइन होके आ जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो नंबर टाइप है, और जो कोर्स है वो स्ट्रिंग टाइप है। और ये जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि खुद से, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्सन बोलते हैं, तो उसमें ये खुद से नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो लेकिन अगर हमें जानना हो कि किसका टाइप क्या है, तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट में है कि अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ लिखें, टाइप ऑफ, और किसी भी वेरिएबल का जो नाम है, जैसे यहाँ पे कोड्स है, अगर मैं कोड्स पास कर देता हूँ तो ये बता देगा कि इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं फर्स्ट को लिख के पास करूँ तो ये बता देगा कि इसका टाइप नंबर है। वैसे अगर इसमें और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मैं इज ट्रू करके कुछ ले लेता हूँ, या इज चेक ले लेता हूँ, और इसका मैं ऐसे ट्रू दे देता हूँ। तो अगर मैं इज चेक को पास करता हूँ यहाँ पे, तो ये बताएगा कि ये बुलियन है। और ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, और फ्लोट इंटीजर सब आते हैं। तो ये सब फ्लोट इंटीजर जो है नंबर के अंदर में ही आता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 70 यहाँ पे 87 ऐसा कुछ लिख दूँ तो ये फ्लोट हो गया, मतलब डेसिमल आ गया, तो इसको फ्लोट में कहते हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, तो अब देखिएगा कि जो हमारा आंसर है वो 31.57 है, जो कि एक फ्लोट है, इंटीजर नहीं है। तो इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हुआ, जैसे बहुत बार हमें डेटा पॉइंट्स में नहीं दिखाना होता है, तो उसके लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इंटीजर में दिखा सकते हैं। तो वो हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। इस वीडियो में मैं बस आपको वेरिएबल को पूरा अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं जो हमारा वैल्यू है उसको मैं लेट में भी ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वैर को हटा के लेट कर लूँ तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम लोग लेट या कॉन्स्ट, वैर की जगह लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी हम आगे काम करेंगे तो हम लोग फंक्शन में काम करेंगे, और फंक्शन में जैसे ये एक फाइल हुआ, इसके अंदर फंक्शन बनता है, तो वो ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। यहाँ पे कुछ फंक्शन का नाम होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ फंक्शन का नाम है जैसे समय, और इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लेट यूज़ करना होगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो इसके अंदर होगा, तो इसलिए लेट का यूज़ होता है। और कांस्टेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि किसी का वैल्यू है, जैसे फर्स्ट है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट का वैल्यू चेंज हो, मैं इसको कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैर हटा के कांस्टेंट लिख लूँगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा।
अभी भी हमारा रिज़ल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारा रिज़ल्ट है वो सेम ही आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये सेम आया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 7 कर दिया और फिर से मैं देख रहा हूँ तो ये कुछ चेंज हो रहा है। मतलब ये सेम है, बस किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए ये एक बॉक्स की तरह है। मतलब इसमें आप चाहे तो स्ट्रिंग, नहीं तो नंबर, नहीं तो बूलियन, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बाद में कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन का हुआ, प्रिंटिंग का हुआ, कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए आपको वेरिएबल चाहिए। और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम लोग वैर, लेट और कॉन्स्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब हम लोग टाइप कास्टिंग को देखेंगे। टाइप कास्टिंग मतलब ये हुआ कि हम लोग नंबर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से फ्लोट वगैरह में चेंज कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ को दूसरे तरह से लेना है, मतलब कि स्ट्रिंग को नंबर की तरह से लेना है, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो फर्स्ट है, अब मैं एक सेकंड ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं सेकंड मैंने लिया, सेकंड नंबर को मैं 3000 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड प्रिंट करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लिया और सेकंड लिया और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे 3 + 1 4000 आ रहा है। लेकिन वहीं पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं कोर्स को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। कोर्स को मैंने प्रिंट किया, अभी भी ये सही आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूँगा, तो ये सब का सब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इम्प्लिसिट टाइप का टाइप कास्टिंग है। मतलब प्रोग्राम ने अपने आप ये डिटरमाइन किया कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसने प्रायोरिटी स्ट्रिंग को दिया और सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि एट लास्ट नंबर को एज ए स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग को नंबर की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसलिए इसलिए इसने ऐसा किया। अब कई बार रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर हमें चेक करना है कि कोर्स में हमने दिया था कि कोर्स में हमें कोर्स का स्कोर पास करना है 5000, 3000 ऐसा करके, या 1 2 स्कोर पास करना है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग किसी ने पास कर दिया तो रिजल्ट तो गड़बड़ आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करते टाइम अगर मैं चेक करूँ कि ये क्या है, तो मैंने स्ट्रिंग कर दिया, इसको नंबर कर दिया, सॉरी नंबर लिखा। और नंबर पहले से डिफाइन एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, और इसके अंदर कुछ पास करने से वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं फिर से करता हूँ तो यहाँ पे एन दे रहा है, मतलब नॉट ए नंबर दे रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कोर्स है वो नंबर नहीं कुछ और है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया सिंपल सा बात। अब अगर मैं कुछ और एक लेट ले लेता हूँ, लेट मैंने सम लिया और सम में मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं सम को प्रिंट करा रहा हूँ, ऐसे तो ये नंबर है, टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो ये सही आ रहा है। अगर मैं नंबर हटा भी देता हूँ तो ये सही आता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स में देता हूँ, जैसे 60 दे दिया यहाँ पे मैंने 79 दे दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो ये इसको जोड़ के सही सही ला रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे फ्लोट नहीं चाहिए, ये फ्लोट की तरह आ रहा है, लेकिन मुझे नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको पार्स करना पड़ता है, फिर नंबर से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे पार्स लिखना पड़ेगा, पार्स इंट। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है राउंड होकर के। अगर मुझे फ्लोर या सेल वैल्यू चाहिए तो वो अलग टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग नंबर का नीचे वाला नहीं तो ऊपर वाला, नहीं तो राउंड वैल्यू ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में टाइप कास्टिंग करते हैं। अब जैसे ये चेकमी है, अगर मैं फिर से चेकमी को यहाँ पे पास करूँ और रिफ्रेश करूँ तो ये भी नॉट ए नंबर आ रहा है, लेकिन इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम लोग ट्राई करते हैं ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो ये फॉल्स, ऐसा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो के आ गया। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में एक एडिशनल चीज़ में बताया, तो अगर आपको डेट प्रिंट करना है तो आपको माई डेट, और यहाँ पे ऐसे आप न्यू डेट लिखेंगे तो आज का डेट प्रिंट होके आ जाता है। अगर मैं ये माई डेट लूँ और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट होके आ जाता है। लेकिन इसका टाइप देखना है। अगर मैं टाइप देखूँ, टाइप ऑफ करके मैं देख लेता हूँ क्या टाइप है इसका। इसका टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम लोग आगे करेंगे। अगर मैं एडवांस का बनाता हूँ तो एडवांस में ऑब्जेक्ट एपीआई वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट का टाइप कास्टिंग, जिसमें कि हम लोग इंटीजर से
नंबर से, फ्लोट से, स्ट्रिंग से बुलियन वगैरह चेक कर सकते हैं या फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एरे डिफ़ाइन करना है तो हम लोग लेट, जैसे मैंने नम एक वेरिएबल है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर इसको एरे बनाना है तो मुझे यहाँ पे बस ऐसा ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर वाला लगाना होगा और ये एरे बन गया। अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसा ब्लैंक आ रहा है, लेकिन इसमें इतना स्पेशल क्या है तो वो जानने के लिए हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना होगा। और इसमें डेटा इंसर्ट करने का अपना एक पैटर्न है। जैसे अगर मुझे नंबर इंसर्ट करना है तो मैं 20, 30 या फिर 70 ऐसा नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा के आ रहा है और इसके नीचे जो डेटा इंसर्ट है वो हमें दिख रहा है और यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है। तो ये जो एरे है, अगर मैं इसका टाइप आपको दिखाऊँ, टाइप ऑफ अगर मैं देखता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ को एरे में डिफ़ाइन करते हैं तो इन फ्यूचर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोगों ने एरे में डिफ़ाइन किया था, हम लोग उसके इंडेक्स को रिफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो 20 है इसको बोला जाएगा कि ये 0 वाले इंडेक्स पे जब भी एरे में स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग में आप जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं लूप वगैरह तो आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा मेरे साथ एक इंटरव्यू हुआ था, मैं बहुत ही स्टार्टिंग में था और उस समय मुझसे पूछा गया था तो मैंने 1 से स्टार्ट किया था और इसके कारण मैं रिजेक्ट हो गया था। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रोग्रामिंग में जब भी कुछ स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ जो 20 है वो 0 पे है, 30 1 पे है, 72 पे है। तो अगर मुझे सिर्फ 70 को निकालना है, ये जो नम का एरे है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ऐसे 3 लिख दूँगा। 3 लिखने के बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो नहीं आ रहा क्योंकि ये 0 1 2 है और 3 पे कुछ है ही नहीं तो नहीं आएगा, तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा। और अगर मैं फिर से देखता हूँ तो 70 आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरे को फिच करते हैं। तो ये जो एरे हुआ ये नंबर का टाइप का हुआ। अगर मुझे स्ट्रिंग के टाइप का एरे लेना है तो मुझे यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, लैंग्वेज। और अगर इस लैंग्वेज को मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज को प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसे प्रिंट होकर आ जाएगा और इसमें जो है वो कोट्स में आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग वाले में हम लोग स्ट्रिंग और नंबर वाले में नंबर पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 200 पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका 4 आ गया और यहाँ पे हमें 200 दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग एरे का लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा लेंथ और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो इसका जो लेंथ है 4 वो प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरे का लेंथ, एरे को कैसे डिफाइन करते हैं हम ये समझ गए। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको मैं फिर से थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। एरे हमेशा ऐसे ब्रैकेट में डिफाइन होता है और एरे के अंदर हम लोग कुछ भी, जो भी टाइप होता है, मेरे लिए 2-3 टाइप ही रहते हैं तो वो सब हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ट्रू लिख रहा हूँ तो ये एक बुलियन टाइप है और हम लोग इसको भी इसमें पास कर सकते हैं। अगर मैं लेंथ को हटा दूँ और फिर से यहाँ करूँ तो जो ट्रू है हमारा आ गया। तो ये एक तरह से मिक्सअप एरे टाइप का हो गया, ये बस एक इंटीजर का एरे हो गया। तो ऐसे करके हम लोग एरे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे अगर मुझे इसमें से कुछ निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लैंग्वेज डॉट पॉप लिखना होगा। और पॉप हमेशा ऐसे ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके लिखते हैं क्योंकि ये एक मेथड है और जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग मेथड लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा, मतलब सामने आपको एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना होगा। तो अगर मैं अब देखूँ यहाँ पे 4 एलिमेंट आ रहा है, मतलब लास्ट का ट्रू जो है वो गायब है। अगर मैं 2-3 पॉप लगा देता हूँ और फिर से देखता हूँ तब यहाँ पे 2 ही आ रहा है क्योंकि 3 पीछे से 3 हमने पॉप कर दिया। एक बार पॉप हुआ, 2 बार पॉप हुआ, 3 बार पॉप हुआ, वो निकलता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर कुछ एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसको निकालना है तो हम लोग पॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ इसके अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग पुश का यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है पॉप और पुश। जावास्क्रिप्ट में अगर एरे में आपको किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए पॉप और ऐड करने के लिए पुश। अब यहाँ पे मैं एक नया लैंग्वेज इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फ्लटर इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो यहाँ पे फ्लटर आ चुका है। अब इसके आगे का जो मेथड है वो है स्लाइस। अब स्लाइस क्या करता है कि जैसे ये हमारा लैंग्वेज एक एरे है
एरे में अगर मैं स्लाइस लगाऊं और स्लाइस लगा के मैं अगर 2 दे देता हूँ तो जो हमारा आउटपुट होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पाइथन आया। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये जो 0, 1 और 2 है, 2 के बाद से जितना भी एलिमेंट होगा उसको वो स्लाइस कर लेता है। वैसे अगर मैं 1 दे दूँ यहाँ पे, सॉरी 1 दे दूँ यहाँ पे और मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, डार्ट लिख दिया मैंने और रूबी लिख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ तो 4 आ रहा है क्योंकि ये जो 1 के बाद वाला है उसको ले रहा है। अगर मैं 3 यहाँ पे लिख के देखता हूँ तो 3 के बाद वाला एक अलग एरे आता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है किसी इंडेक्स के बाद से, तो आप स्लाइस के थ्रू उसको डिवाइड कर सकते हैं। और एक आता है स्प्लाइस। तो स्प्लाइस में क्या होगा कि आपको कोई भी पार्ट चाहिए, मतलब आपका बीच का चाहिए, लास्ट का चाहिए, जो भी चाहिए। जैसे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट और जावा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, 0 और 2 कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों आ गया, क्योंकि जो 2 वाला इंडेक्स है ना उसके पहले जो भी है उसको निकाल ले रहा है। अगर मुझे सिर्फ लास्ट का 2 चाहिए तो मुझे इसके उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 और यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3 लैंग्वेज आता है, 2, 3 और जैसे पाइथन, डार्ट और रूबी, ये तीनों लास्ट का 2 से 4 पे है। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये तीनों आ गया। तो इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट में स्लाइस और स्प्लाइस का यूज़ कर सकते हैं और ये पूरा एरे होता है। अब इसके आगे क्या होता है कि जैसा कि मैंने इसका टाइप आपको दिखाया, अभी थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इसका टाइप देखूँ तो टाइप इसका ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, मतलब ये कांस्टेंट पर्सन है और इसमें ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको जावास्क्रिप्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसमें भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे लास्ट में अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ 5 प्रोटोटाइप एरे, तो ये की वैल्यू के पेयर में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा की वैल्यू के पेयर में आएगा। जैसे ये इसका 0 इसका की हो गया और जावास्क्रिप्ट इसका वैल्यू हो गया, 1 इसका की हो गया, जावा इसका वैल्यू हो गया। तो ये की वैल्यू में है तो ये एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू के पेयर में होगा और जो भी की वैल्यू के पेयर में होगा उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बुलाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो एरे है वो वाकई में एरे है भी या नहीं है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन या फिर एक मेथड आता है, मतलब एरे डॉट इज एरे, और उसके अंदर आपको जो आपका डिफाइंड एरे है उसको पास करना होता है। जैसे लैंग्वेज है, मैं उसको यहाँ ला के पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो ये ट्रू आ रहा है, लेकिन वही अगर मैं पर्सन को पास करके देखता हूँ तो ये फॉल्स आ रहा है। आप देख सकते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट है और जो लैंग्वेज है वो एरे है। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा वेरिएबल है वो एरे में है या नहीं है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स को समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स क्या करता है कि अगर आपको कोई चीज़ कंडीशनल है, जैसे कि वो हो भी सकता है नहीं भी होगा, अगर हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ है। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, एग्ज़ाम में क्या था कि जिसका मार्क्स 33 के ऊपर आया वो पास होता था, जिसका 33 के नीचे आया वो फेल होता था, और जिसका 95 के ऊपर आया वो एक्सलेंट में जाता था। तो ये एक कंडीशन हो गया। तो अगर इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है एक सिंपल सा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इफ एल्स। इफ़ में हम लोग पहला कंडीशन पास कर सकते हैं, अगर वो मैच नहीं किया तो एल्स में डाल सकते हैं। अगर नेस्टेड लिखना है तो हमें इफ़ एल्स इफ ऐसे करके लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं 2 स्टूडेंट ले लेता हूँ, एक सोनू जिसका कि मार्क्स आया है 30 और एक मोनू जिसका कि मार्क्स आया है 99। तो ये 2 पर्सन है। अब इसका अगर हमें चेक करना होगा तो हमें लिखना होगा कि इफ़ अगर मार्क्स जो है वो सबसे पहले हमें चेक करना है तो हमें देखना होगा कि वो फेल है या नहीं है। तो अगर मार्क्स जो है वो 30 से कम है या 33 से कम है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं कंसोल का यूज़ करूँगा। तो मैंने लिखा फेल। अब दूसरा आ जाता है कि अगर 33 के ऊपर है तो एल्स, अगर 33 के ऊपर है तो वो पास होगा। लेकिन एक और कंडीशन पहले लिखना पड़ेगा हमें कि एल्स इफ़, फिर से इफ़ लगाना होगा, जो मार्क्स जो है वो 95 के ऊपर है। 95 के ऊपर है तो हमें लिखना होगा कि
बहुत अच्छा है, एक्सलेंट लिखना होगा। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होता है इन दोनों में से तो हमें बस लिख देना होगा कि ये जो है वो पास है। तो यहाँ पे मार्क्स कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मुझे दोनों को एक बाई एक करके देखना होगा। तो मैं यहाँ पे सोनू लिख देता हूँ। यहाँ फिर से सोनू लिख दिया मैंने। जब प्रिंट किया तो ये फेल हो गया। अब क्या करता हूँ, मोनू को देख लेता हूँ। मोनू लिखा मैंने, अब इसका एक्सलेंट आया। तो इस तरह से हम लोग एफिल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लगाया लेस दैन और ग्रेटर दैन का सिंबल, ये जावास्क्रिप्ट में कंडीशन के अंदर आता है। अब वही मुझे कुछ और चेक करना होगा। जैसे अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मुझे इक्वल टू चेक करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इक्वल इक्वल लूँगा और चेक करूँगा कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मुझे कुछ प्रिंट करना होगा, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे इक्वल या अनइक्वल। अब अगर इसको देखता हूँ तो ये अनइक्वल आया। अगर मैं इसे 99 कर दूँ और अब मैं इसे देखूँ तो ये इक्वल आ रहा है। लेकिन इक्वल जावास्क्रिप्ट में दो टाइप का होता है। अब ये 99 है, लेकिन ये क्या है कि ये एक नंबर है, लेकिन अभी भी मैं कर रहा हूँ तो ये इक्वल ही आ रहा है। लेकिन नंबर और स्ट्रिंग में दोनों सेम नहीं हो सकता है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू आता है। अगर मैं अब ट्रिपल इक्वल टू करूँगा तो अनइक्वल आएगा और इसको मैं हटा देता हूँ तो अब ये इक्वल आएगा। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में कंपेयर करना है तो आपको ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करना होगा। नहीं तो आप अगर स्ट्रिंग है, नंबर है, मतलब टाइप को वो अपने कंडीशन में मैच नहीं करता है अगर हम लोग डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि इफ़ का कैसे यूज़ करते हैं, और जो साइंस है ग्रेटर दैन, इक्वल टू और डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ये सब समझ लिया हमने। अभी भी दो साइन बचा हुआ है, एक एंड का और एक और का। तो एंड के लिए हम लोग ये दो एंड का यूज़ करते हैं, और के लिए इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमें दोनों कंडीशन मैच करना है, जैसे यहाँ पे हमें मैच करना है कि ये जो मोनू का है वो ग्रेटर होना चाहिए 10 से भी, और स्मॉलर होना चाहिए जो मोनू है उसका जो स्कोर है स्मॉल होना चाहिए 100 से। अगर मैं इसको पास करूँ तो ये इक्वल आ रहा है, मतलब ये सही आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको एक को चेंज कर देता हूँ, अगर मैंने एक को चेंज किया और फिर से पास किया तो अनइक्वल आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन, अगर लेफ़्ट राइट जो भी है उसको आपको मैच कराना है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको एंड का यूज़ करना है। अगर दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना है, मतलब कोई एक भी मैच कर रहा है, तो आपको ऊपर वाला रिजल्ट चाहिए, तो आप और का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंड और इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब कंपेरिजन को समझ लिया है, और इसके साथ ही हमने इफ को जावास्क्रिप्ट में समझा। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क या इवेंट को परफॉर्म करता है। लेकिन इससे हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसको थोड़ा डीप में जाके समझना होगा कि फंक्शन का आखिर यूज़ क्या है। तो अभी जैसे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, हमें सिंपल एक कैलकुलेटर बनाना है, वहाँ पे हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करना होगा। तो अगर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज होगा। वो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जब आपको फंक्शन बनाना है तो आपको लिखना होगा फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नाम। जैसे यहाँ पे मैं सम का फंक्शन बना रहा हूँ तो मैं सम लिखूँगा। और ऐसा फंक्शन जब बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं तो एक ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, उसके बाद हमें एक और कर्ली ब्रैकेट टाइप का डालना पड़ता है, और उसके अंदर हम फंक्शन के बॉडी को लिखते हैं। अब ये हो गया सिंपल सा फंक्शन। अगर मैं यहाँ जो दो ब्रैकेट है इसके बीच में कुछ पास कर दूँ, जैसे अगर दो नंबर पास कर दूँ, फर्स्ट और एक सेकंड, तो ये हो गया पैरामीटराइज फंक्शन। तो इस फंक्शन और पहले वाले फंक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो पैरामीटर पास होगा उसका हम लोग फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ ऐसे होगा कि यहाँ पे अगर कुछ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिखा सम फंक्शन,
और अगर मैं यहाँ कंसोल में देखूँ तो भी कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर मैं सम को, जो मेरा फंक्शन का नाम है, उसको यहाँ पे कॉल कर लूँ, जो कि इसी जावास्क्रिप्ट में है, अब मैं देखता हूँ तो ये आ गया। तो फंक्शन है कि जब मन करे आपको इसको बुलाइए, जब मन करे नहीं बुलाइए, ऐसा कुछ रहता है। अब यहाँ पे मुझे इसमें कुछ टास्क परफॉर्म कराना है। अब जैसे 2 नंबर है हमारे पास, फर्स्ट है और सेकंड है, तो ये हमारा पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। और यहाँ पे जो ऊपर मैंने रिजल्ट को इनिशियलाइज़ किया है, उसको मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिख दूँगा। और ठीक यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करा लूँगा। अब जब मैं देखूँगा तो ये नॉट ए नंबर बता रहा है। ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है मुझे यहाँ पे पास करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 और 30 पास करूँ, अब जब अगर मैं आके देखता हूँ तो ये 50 आ रहा है। तो अब ये हमारा काम को बहुत ईजी कर दिया इसने। मतलब हमें कुछ भी स्टैटिक कोड नहीं देना है, हमने अपने प्रोग्राम को डायनेमिक बना लिया यहाँ से। अब यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 200 300 कर देता हूँ, तो यहाँ अमाउंट भी उसी टाइप का आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है हमारा काम ईजी करता है। अब आप समझे कि अब मुझे दूसरा कोड लिखना है सब्ट्रैक्शन का, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे यहाँ पे फिर से इसको ऐसे कॉल करना होगा और यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड करना होगा। अब दोनों फंक्शन का नाम एक है तो मैं इसे डिफरेंट कर लूँगा, SUB कर लूँगा और इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं सम को SUB कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो ये 500 माइनस 100 मतलब हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ बहुत ही ईजिली हो गया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं और ये एक छोटा सा एग्जांपल था फंक्शन के लिए। इसमें और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैं console.log को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न रिज़ल्ट कर लिया मैंने। अब इसमें क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना, मतलब नीचे प्रिंट करना console.log। अब रिज़ल्ट लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैं अगर SUB को पास कर दूँ, SUB पास करता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे 600 और 200। तो देखते रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आया 400। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है रिज़ल्ट को। तो इस तरह से फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है। और अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को यहाँ पे किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में लगा सकता हूँ, जैसे कांस्टेंट माई रिज़ल्ट RES करके मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैंने SUB कुछ वैल्यू पास कर दिया, जैसे 500 और 100 करके कुछ वैल्यू पास कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने सब को नहीं कॉल करके माई RES को कॉल कर लिया। अभी मैं देखूँगा तो रिज़ल्ट सेम आएगा। अगर मैं इसके वैल्यू को घटाता बढ़ाता हूँ, जैसे 200 कर दिया मैंने, तो रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में लूप को समझेंगे कि लूप क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसा काम होता है जिसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो उसके लिए लूप का यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में लूप 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे एक होगा आपका फॉर लूप, दूसरा होगा फॉर इन लूप, उसके बाद होगा आपका वाइल लूप और फिर एक होगा टू वाइल लूप। तो सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप लिखने के लिए आपको वही काम करना है, फॉर लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब ये सही तरीका नहीं है क्योंकि अभी फॉर लूप आधा डिफाइन हुआ है। इसके बाद हमें इसको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए मैं लेट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू, मैंने 0 ले लिया, एक वेरिएबल लिया मैंने। फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कि ये जो आई है उसका मतलब ये रेंज कहाँ तक है। तो मैं जैसे मैंने 10 ले लिया यहाँ पे और फिर मैं आई प्लस प्लस लूँगा और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, console.log आई एम आई। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि ये जो आई है ये एक वेरिएबल है। और लूप में हमें क्या करना है कि ये वाला जो आई है इसके वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करना है, जो कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, और इसको प्रिंट कराना है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास 100 ऑफ नंबर्स हैं, तो उसमें आप 100 ऑफ नंबर्स को चेक करना चाहोगे या प्रिंट करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको लूप बहुत ही काम में आएगा। तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा। जैसे कोई नंबर है तो उसको
आपका इनिशियल वैल्यू देना होगा कि वो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो नंबर कितना से कम है। जैसे 100 से कम है तो आपको 100 देना होगा। यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 10 से कम है और वो नंबर बढ़ते जा रहा है, तो ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये 10 से कम ना हो। मतलब जैसे ये 9 गया वैसे ये ख़त्म हो जा रहा है। तो पहला जो इसका कंडीशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, अब 3 करके मैं कर रहा हूँ, तो ये लूप का साइज़ कम हो गया और ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर दूसरा ये जो कम होने वाला पार्ट है मैंने इसको 9 कर दिया या 7 कर देता हूँ, तो अब ये लूप है ये 7 से कम रह रहा है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब ये वाला पार्ट है इंक्रीमेंट वाला, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक एक करके बढ़ रहा है, तो मैं इसको एक एक करके कम भी कर सकता हूँ। अब ये एक एक करके कम हो रहा है, लेकिन अगर ये एक एक करके कम हो रहा है, अगर ऐसे मैं चलाऊँगा तो देखते हैं क्या आता है। तो ये लूप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो सिस्टम हो गया था क्रैश, मैंने उसको ठीक किया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका वैल्यू ना, मतलब वो कम तो हो रहा था लेकिन कितना कम होना है ये नहीं बताया मैंने, तो वो कम होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। इसलिए फॉर लूप कभी कभी डेंजरस हो सकता है अगर आपने कंडीशन सही से नहीं लगाया। तो यहाँ पे मुझे अगर इसको कम करना है तो मैं इसका वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, 9 कर सकता हूँ। और इसको बता सकता हूँ ये जो सिंबल है ये <7 है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसको 0 से ऊपर रहना है और 9 से फिर कम होते जाना है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका इनिशियल वैल्यू 9 है, इसको 0 से ऊपर रहना है और 9 से धीरे धीरे करके कम होना है। अगर मैं अभी देखूँ तो ये सही से प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है हमारा। अब इसके बाद बारी आता है फॉर इन लूप का, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। और ये हमारा एक एरे है, इसके थ्रू हम लोग फॉर इन लूप को समझेंगे। तो ये जो एरे है इसमें हमें हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, मतलब हमारे पास ऐसा काम है कि इसको प्रिंट कराना है। ये तो फॉर लूप से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर इन लूप के थ्रू करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है कि मुझे फॉर लिखना होगा, फिर मैं लिखूँगा लेट आई इन नम्स लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ये वाला जो लाइन है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि देख लेते क्या होता है। ये 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब इसका जितना इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है और 6 तक है, तो उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे नम्स लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था नम्स। और इसमें ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स पास हो रहा है। अब अगर मैं देखूँ तो इसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो फॉर इन लूप में इसके थ्रू ये लूप करेगा, मतलब जिसका वैल्यू आप दे रहे हैं उसमें लूप करके ये प्रिंट करता है। तो हमारा फॉर इन लूप भी ख़त्म हो गया। अब बचता है वाइल लूप। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ और नीचे ले लेता हूँ। अब वाइल लूप लिखने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें वाइल लिखना होगा। वाइल के बाद यहाँ कंडीशन आएगा। कंडीशन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई लेस दैन, मैंने 10 लिख लिया और इसके बाद मुझे प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के लिए मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको लेके यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन ये प्रिंट होगा नहीं शायद, क्योंकि आई डिफाइन नहीं है, तो मुझे आई को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। लेट आई इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब ये प्रिंट हो जाएगा वाइल आई इज़ लेस दैन 10। प्रिंट करते जाओ तो ये प्रिंट करते जा रहा है 0 0 0 0। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट नहीं किया, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब इंक्रीमेंट करने के बाद अगर मैं इसको रोकूँ, सेव करूँ और फिर से चलाऊँ, फिर मैं देखता हूँ तो ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने इंक्रीमेंट नहीं दिया तो ये प्रिंट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आ रहा है। अब इस तरह से डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आई का वैल्यू ऐसा कर देता हूँ कि ये 10 से बड़ा होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू मैंने 100 लिख लिया और यहाँ पे मैं इसको घटा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो ऊपर से आप देख सकते हैं ये ऊपर से 199 करते 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 ये जाएगा 10 तक, 10 के ऊपर तक गया। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप भी हो गया। अब इसके बाद बचता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या करना है कि पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे डू लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे जो कमांड मुझे चलाना है उसको मुझे प्रिंट करना होगा। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और कौन कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस प्लस कर लेता हूँ और नीचे में मुझे वाइल को लिख देना होगा। जैसे वाइल मैंने लिखा और ये आई जो है लेस दैन 10 रहेगा और कैसा डू करेगा मैं देख लेता हूँ। आई एम 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे 0 लिखना होगा। तो मैं जब 0 लिखूँगा तो
सही से काम करेगा, क्योंकि डू वाइल लूप में भी वही होगा, जैसे पहले ये करेगा उसके बाद कंडीशन लगता है, और वाइल में बस हम लोग करते जाते हैं एक कंडीशन पे। तो इस तरह से हमारा लूप कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में मैप के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में मैप क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अगर मैं रीलोड करूँ तो एक एरे आ रहा है। अब इस एरे से मुझे कुछ दूसरा एरे क्रिएट करना है जो इसके वैल्यू को चेंज करके आ सकता है या फिर कुछ की वैल्यू पे ऐड करके आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग मैप का यूज़ करेंगे। तो मैप मतलब कि आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है उससे अगर आपको कुछ नया एरे बनाना है तो वहाँ पे मैप काम आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट न्यू एरे इज इक्वल टू जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे है उसमें हम लोग मैप लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा एरे का एक एक वैल्यू है उसको डबल करने वाले हैं, जैसे 1 को 2 करने वाले, 3 को 6, 12 को 24, ऐसा कुछ करने वाले। तो मैं एक फंक्शन का नाम ले लेता हूँ डबल मी, और इस जो डबल मी है इसको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो एरे फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर पास होगा और मैं रिटर्न कर दूँगा num इंटू 2 से। अब अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ, मतलब कि मैं न्यू एरे को अगर कंसोल में लॉक करता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ, तो जो हमारा नया वाला एरे है वो पुराने वाले एरे में से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे अब मुझे कुछ और चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक इंडेक्स ले लूँगा आई, और हर एक इंडेक्स पे जैसे ये आई है यहाँ पे नम आ जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा करके देखता हूँ होता है नहीं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नया वाला एरे है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से मैप का यूज़ होता है। मैप बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग एरे से नए एरे में ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आता है। अब हम लोग बात करेंगे फ़िल्टर के बारे में। तो यहाँ पे मैं मैप को हटा के फ़िल्टर कर देता हूँ। अब फ़िल्टर क्या होगा कि ये एक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करेगा। जैसे कि हमारा कोई कंडीशन होगा, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू है अगर मैं कहूँ कि जो 10 से बड़ा है वही रिटर्न होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, नम ग्रेटर दैन 10, ऐसा मैं कुछ पास करूँगा। और अगर मैं फिर से रीलोड करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी वैल्यू 10 से बड़ा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो फ़िल्टर भी एक नया एरे दे रहा है लेकिन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने 10 से बड़ा लिखा है, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ कि जो 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल के लिए ये मॉडुलस साइन का यूज़ होता है जो परसेंट होता है, और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, और जो नहीं होगा उसका कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जिसका भी रिमाइंडर 0 बच रहा है वो रिटर्न होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो जो भी 2 से डिविजिबल है, मतलब 1200, 210, तब यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो फ़िल्टर बस यही करता है, ये भी एक नया एरे देगा और जो मैप है वो भी एक नया एरे देगा। लेकिन मैप क्या करेगा कि हर एक जो यहाँ पे वैल्यू है सब पे वो इटरेट करेगा, और सबका वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस एरे में से हमें कुछ फ़िल्टर ऑफ डेटा चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूस के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में एक रिड्यूस भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिड्यूस लिख लिया। अब रिड्यूस क्या करता है कि जो एरे है उसका एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी आप वैल्यू चाहते हैं उसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ, अभी मैं एक लिख रहा हूँ, इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नम प्लस टोटल लिखा, तो अब अगर मैं इसका वैल्यू देखता हूँ तो कुछ इतना आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले का एलिमेंट है उसको निकाल देता हूँ। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल कर लेंगे, ऐसा कर लेते कुछ। अब मैं आके देखता हूँ, अब यहाँ पे 230 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नम और टोटल है वो सम हो रहा है, मतलब कि आप ऐसा समझे कि 200 है प्लस 10 है प्लस 20 है, तो 230 हो गया। वहीं पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा वैल्यू 170 आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 200 माइनस 10 माइनस 20 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल एरे में से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और उसको एज अ सिंगल वैल्यू रिटर्न करना है, तो आप रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस क्या करेगा कि स्टार्टिंग से वो जो भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे और कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, 30 40 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं सम कर दूँगा, मतलब ऐड कर रहा हूँ, तो ये सबको ऐड करते जा रहा है। वहीं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ
तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 200 इंटू 10 2000 हुआ। अब 2000 इंटू 2 चाहिए हमें, क्योंकि 4000 आएगा। तो ऐसे करके जो अपना एरे में हमारा जो वैल्यू है उसको अगर आप एज ए ऑपरेशन करके ऐड करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप रिड्यूस के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मैप, फिल्टर और रेडियस क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हो, वहाँ से आप। अब मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी तक एरो फंक्शन के बारे में नहीं बताया, और ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग एज ए एरो फंक्शन लिख सकते हैं। एरो फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर है उसके थ्रू हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैप लिख लूँ, सबसे पहला एग्जांपल हमारा मैप का था, और ये जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे इसके हर एक वैल्यू को डबल करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नम ऐसे लिख सकता हूँ, और नम, फिर मैंने एरो दे दिया और नम इंटू 2 कर लिया। अब अगर आके मैं न्यू एरे है हमारा, यहाँ पे कमेंट है लेकिन फिर से मैं देख रहा हूँ तो सारा वैल्यू डबल हो गया है। उसी तरह से मैं फ़िल्टर को भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर मैंने लगा लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि नम जो ग्रेटर दैन 2 से बड़ा है उसको मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो वो ऐसा आ गया। तो इस तरह से एरो फंक्शन का यूज़ करके हम लोग अपने कोड को ज़्यादा सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये वाला पैरामीटर है इसको निकाला जाता है, और इसमें हम लोग एक एरो डालते हैं जो कि फंक्शन है, और यहाँ पे जो एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये वाला, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग एरो फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारा जो डॉम एलिमेंट्स है, डॉम से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो आपको HTML फाइल में जब आप आते हैं तो HTML हेड, बॉडी, ये सब दिखता नहीं, ये सब डॉम एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर जो आईडी है, जैसे कि एक नया आईडी मैंने ले लिया H1, और यहाँ पे मैंने लिखा लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। अब ये जो H1 है एक हेडर का है, और ये बॉडी के अंदर आ रहा है, और ये सब एक डॉम एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है और यहाँ पे कुछ इनपुट वगैरह है, जैसे मैंने इनपुट ले लिया टेक्स्ट, और ये सबको अगर मैं सेव करके यहाँ लोड कर रहा हूँ तो ये हमारा डॉम एलिमेंट्स आ गया, मतलब कि हमारा एलिमेंट है ये। तो H1 हो गया, ये इनपुट हो गया, और फिर मैं एक बटन भी ले लेता हूँ क्लिक मी करके, ये हमारा बटन हो गया। तो ये सब जो है इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसमें इवेंट लगा सकते हैं, वो सब हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैंने main.js एक्सटर्नल वाला फाइल बनाया था जहाँ पे हम लोग ये एरे वगैरह का कुछ काम कर रहे थे, उसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज कर लूँगा, और इसके अंदर जो भी मैं काम करूँगा वो आपको दिखेगा। जैसे कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन लिखे, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने हेलो लिखा, तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन है ये डॉक्यूमेंट को रिफ़र कर रहा है, और डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखने के लिए मैंने राइट एलन का यूज़ किया। या अगर लॉग में लिखना होता तो मैंने कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किया होता। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हेलो लिखा के आ गया। अब इसके अंदर भी मैं डॉम एलिमेंट्स को पास कर सकता हूँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के किसी वीडियो में बताया था। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा ये एलिमेंट है इसको रेफ़र करना है या जावास्क्रिप्ट में कॉल करना है, तो उसके लिए हम 2 चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। ऐसे एक 2 चीज़ और होता है, यहाँ पे हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं तो गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो गेट एलिमेंट बाई नेम या गेट एलिमेंट बाई टैग नेम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इन दोनों का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी को। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो गेट एलिमेंट बाई आईडी मतलब किसी भी एलिमेंट को आप गेट कर सकते हैं अगर उसके पास आईडी है तो जैसे ये H1 है, यहाँ पे आईडी नहीं है तो मैं एक आईडी दे देता हूँ, माई H1 मैंने लिख लिया, तो ये इसका आईडी हो गया। अब इसको स्क्रिप्ट में कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल ले लूँगा माई H1 करके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर जो उसका आईडी है वो है माई H1, उसको मैं पास करूँगा। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हेलो प्रिंट कर रहा था वहाँ पे माई H1 प्रिंट करूँगा। देखते क्या होता है, ऐसे मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमें इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि ये लर्निंग जावास्क्रिप्ट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डॉट टेक्स्ट लिख के देखता हूँ क्या होता है। तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। तो
मुझे क्या करना होगा कि इसके अंदर टेक्स्ट तो है, लेकिन अगर इसके अंदर का मुझे चाहिए तो मुझे इनर HTML ऐसा कुछ लिखना होगा। और जैसे मैं लिखता हूँ तो वो लर्निंग HTML आ रहा है, मतलब इसके अंदर का HTML यहाँ पे कॉल हो रहा है। हम इस प्रोसेस को दोबारा करके समझेंगे। जैसे ये हमारा इनपुट है और यहाँ पे मैंने इसका ID दे दिया, माई इनपुट करके मैंने दे दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेते हैं और इसका नाम माई इनपुट दे दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब मैं जानबूझ के ऐसा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। इसको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपका वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ले लिया, जैसे इंटर योर नेम। अब मैंने ऐसा ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इनर HTML की जगह पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी भी ये कॉल नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको यहाँ पे ऐसे कॉल करना होगा। और यहाँ पे इंटर योर नेम आ गया। अब इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ID ले लेता हूँ, ID मैंने लिखा माई इनपुट करके, ये माई इनपुट हो गया। और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और ये यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी ये इसको कॉल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं कॉल करने के लिए। इस एलिमेंट के अंदर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है। वहीं अगर इसको कुछ वैल्यू देना है तो मुझे लिखना होगा वैल्यू, और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इंटर योर नेम करके, तो ये इसका वैल्यू हो गया। तो इसके अंदर HTML नहीं है तो हमें इसका वैल्यू लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। और अगर मैं वैल्यू लूँ तो यहाँ पे इंटर योर नेम लिखा के प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसको ID के थ्रू रिफ़र कर सकते हैं। अगर ID के थ्रू रिफ़र नहीं करें तो हम लोग क्लास के थ्रू भी रिफ़र कर सकते हैं। जैसे हम क्लास लगाते हैं, अगर आप CSS आपको आता होगा तो वहाँ पे पता होगा कि हम लोग क्लास के थ्रू CSS लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माई H1 क्लास। अब मैं इसके क्लास के नाम से गेट कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा और ऊपर वाले लाइन को कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और यहाँ पे हमारा क्लास नेम आ गया। और ये जो क्लास का नाम है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, अभी कुछ आएगा नहीं, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि ये जो क्लास है इसके अंदर इनर HTML है, तो मुझे इनर HTML पास करना होगा। अभी भी ये नहीं आएगा। तो जब भी हम लोग गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम लेते हैं तो वो एरे के फॉर्म में होता है। तो अभी ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा वैल्यू आ गया। अब इसका क्या यूज़ है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो हमारा बटन है यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, आ रहा है। अगर मैं 1 करूँगा तो ये क्लिक में आ रहा है, मतलब इस बटन का जो इनर HTML है वो कॉल हो रहा है। अपने HTML फाइल के किसी भी एलिमेंट को अगर हमें कॉल करना होता है तो हम ऐसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको कॉल कर सकते हैं। सिर्फ कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका अगर वैल्यू भी चेंज करना है तो वो सब भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे नया क्लास लगाना हुआ, नया एलिमेंट ऐड करना हुआ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन को लेकर के। अब हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पे ये बटन है, इस पर क्लिक हुआ तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बटन क्लिक होने पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे फॉर्म सबमिट करना है, अलर्ट देना है वगैरह वगैरह, तो वो सब हम लोग जावास्क्रिप्ट इवेंट के थ्रू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इवेंट लगा लेता हूँ। जैसे इवेंट लगाने के लिए आपको ऑन का यूज़ करना है। जैसे ऑन के बाद यहाँ पे इवेंट का लिस्ट आ रहा है, लेकिन मैं ऑन क्लिक का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने ऑन क्लिक लिया और इसके अंदर हमें फंक्शन पास करना होगा। अभी जैसे मैंने लिखा क्लिक मी करके, मैंने एक फंक्शन बना दिया। और जब भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाना होगा हमें। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन जो क्लिक मी है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँगा। जैसे डॉक्यूमेंट वाला जो लाइन है उसको मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे इनपुट करके आया कुछ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और ऐसे टिप रहा हूँ तो ये माई इनपुट आ रहा है। अब यहाँ पे कोई सा भी इवेंट हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ऑन क्लिक है, तो अगर इसको वापस मैं रिलोड करूँ, यहाँ पे मैं ऑन माउस ओवर भी लगा सकता हूँ। जैसे ऑन माउस ऐसा मैंने लगा दिया और जैसे इस पे जाता हूँ, इसके बाद रिफ्रेश कर देता हूँ और जैसे इस पे गया तो ये आ गया। तो इस तरह से बहुत सारा इवेंट होता है। मतलब आप देखेंगे तो ऑन फोकस है, ऑन ब्लर है, ऑन चेंज है,
तो अगर ड्रॉप डाउन है तो उसको आप ऑन चेंज लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में बाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसी इवेंट के थ्रू आपको जावास्क्रिप्ट में अलर्ट भी बता देता हूँ। मैं फिर से इसको ऑन क्लिक कर लेता हूँ और ऑन क्लिक करने पे ये क्लिक मी वाला फंक्शन है। अगर मुझे अलर्ट कुछ दिखाना है यूज़र को, बहुत सारे वेबसाइट में आपने अलर्ट दिखा होगा, जैसे आपने क्लिक्ड मी करके एक अलर्ट है, ये दिखाना है तो बस अलर्ट लिखना होता है। अलर्ट लिखने के बाद उसके अंदर आप जो भी पास करते हैं वो यहाँ पे एज ए अलर्ट दिख जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अलर्ट क्लिक मी करके आया है। अगर वहीं आपको कुछ यहाँ से पैरामीटर पास करना है, जैसे मैं यहाँ से पैरामीटर पास करता हूँ, जैसे मैंने इंडिया पास किया, अब यहाँ पे क्लिक मी और यहाँ पे मुझे पैरामीटर को कैच करना होगा, तो मैंने डेटा के नाम से कैच कर लिया। आप जो मन है वो डेटा या फिर जो पैरामीटर का नाम आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और फिर इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो क्लिक मी इंडिया करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट के थ्रू अलर्ट, प्रॉम्प्ट या कन्फर्म डाल सकते हैं। अब वहीं पे मुझे कन्फर्म डालना है तो मैं अलर्ट हटा के कन्फर्म ऐसे लिख दूंगा। अब जब कन्फर्म लिखूंगा और जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, ओके और कैंसिल। अब जब दोनों का अपना अपना काम है, जैसे अगर यहाँ पे मैं इफ़ में के अंदर अगर मैं ओके को कैच करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा, रिस्पॉन्स के नाम से मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर ये रिस्पॉन्स आया, मतलब जो ओके पे क्लिक किया गया अगर नहीं आया तो ओके पे क्लिक किया नहीं गया, तो यहाँ पे मैं फिर से अलर्ट दे देता हूँ, एक अलर्ट क्लिक्ड ऑन ओके। और यहाँ पे मैं अलर्ट दे देता हूँ। अगर अभी मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया तो क्लिक्ड ऑन ओके आ रहा है। अगर मैं फिर से कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैंसिल्ड आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टाइप का अलर्ट है, वो है प्रॉम्प्ट, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे बस आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये जो डेटा है उसको भी अगर आपको कैच करना है तो आप अगर यहाँ पे कैंसिल लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैंसिल्ड आ रहा है, और ओके लिख रहे हैं तो फिर भी कैंसिल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा पास नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने हेलो लिखा। अब अगर मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक्ड ऑन ओके आया। अब इस वैल्यू को आपको अगर कैच करना है तो क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं इस वैल्यू को ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स को। अब फिर से देखेंगे, मैंने कुछ डाला और वो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, हेलो देयर लिख दिया मैंने और ओके कर रहा हूँ तो ये हेलो देयर यहाँ से आ रहा है। मतलब ये जो रिस्पॉन्स है ये प्रॉम्प्ट के थ्रू कैच होता है। आप रिस्पॉन्स को प्रॉम्प्ट नहीं तो कन्फर्म के थ्रू कैच कर सकते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट, अलर्ट और कन्फर्म को समझ लिया है। तो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक ट्यूटोरियल था वो ख़त्म हो चुका है और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे जो भी जावास्क्रिप्ट में एडवांस ट्यूटोरियल होगा वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। ऐसे मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।